जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी 8वें वेतन आयोग के गठन की मात्र घोषणा हुई है और पैनल का भी गठन हुआ नहीं है। उससे पहले ही पेंशन भोगियों के बीच में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है और यहाँ पर पेंशन भोगी बहुत सारे चिंतित हैं। ये क्या है चिंता, क्यों पैदा हुई, क्या इसकी वजह है और क्या उनकी चिंता वाजिब है या फिर ये एक कन्फ्यूजन है। देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 और उससे पूर्व के जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं होगा, इस तरह की चिंता चल रही है। इस तरह का माहौल बना हुआ है और जगह जगह ये खबर, चाहे तो सोशल मीडिया ले लीजिए, प्रिंट मीडिया ले लीजिए, ये जगह जगह पर खबरें हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो पेंशन भोगी हैं उनके जो संगठन हैं वो बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने लेटर भी लिखे हैं संबंधित विभागों को इस संबंध में। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकली, ये सूचना कहाँ से आई, क्या है इसके पीछे की वजह। 25 मार्च को लोकसभा से एक बिल पास होता है। उस बिल को लेकर ये कहानी शुरू हुई सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। बिल के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई ये आपके सामने है। ये प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इंग्लिश वर्जन है और ये आपका कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय हिंदी वर्जन है। आप यहाँ देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लाइबिलिटीज। जो पेंशन के ऊपर जो खर्चा होता है, किससे खर्चा होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पास्ड इन लोकसभा एज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल 2025। ये पास हुआ और ये 26 तारीख का पोस्ट हुई है। तो इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। The validation legislation validates the principle that without prejudice to the pensions rule, the central government has the authority to establish distinction among pensioners as a general principle and that a distinction may be made or maintained amongst the pensioners which may emanate from the accepted recommendation of the सेंट्रल पे कमीशंस। अब यहाँ देखिए, जो वेतन आयोगों की रिकमेंडेशंस आती हैं, वेतन आयोग जो रिकमेंडेशन देते हैं अपनी, उसके बारे में कहा गया है विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। यह कानून 1 जून 1972 से इम्प्लीमेंटेड है। CCS पेंशन रूल 1972 इसका नाम दिया गया, जैसा कि आप जानते हो। और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत CCS पेंशन रूल 1972, CCS पेंशन रूल 2021 और CCS पेंशन रूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन 2023, ये तीनों CCS पेंशन रूल 72, 21 और ये 2023 के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को समय समय पर संबोधित किए गए सभी निर्देशों सहित मान्य किया गया है। यानी जितने भी अभी तक CCS पेंशन रूल 72, CCS पेंशन रूल 2021 और CCS पेंशन रूल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2023 और ये जितने भी रिकमेंडेशंस होते हैं वेतन आयोगों के पास्ट में हुए हैं, उनके आधार पर उसको वैलिडेट किया गया है। ये था उस दिन विधेयक जो पास हुआ था लोकसभा में। इसके बाद चर्चा चली, बाहर खबर निकल के आई। ये देखिए, जी न्यूज़ की तरफ से निकला, 8th पे कमीशन विल गवर्नमेंट पेंशनर लूज आउट ऑन बेनिफिट्स इफ दे रिटायर बिफोर 1 जनवरी 2026। यहाँ भी प्रश्न लगा है, क्या जनवरी 2026 से पहले जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड आ चुके हैं, क्या उनको इसके जो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उनसे उनको वंचित रखा जाता है? चेक व्हाट गवर्नमेंट हैज सेड ऑन पेंशन पैरिटी।
गवर्नमेंट ने क्या कहा, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये प्रश्न क्यों उठा, ये देखिए। दूसरा, आपके सामने जनसत्ता की तरफ से इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा। जाने पेंशन को लेकर क्यों उठा विवाद, ये पेंशन को लेकर विवाद क्यों उठा, ये जानिए। पेंशन को लेकर विवाद क्यों उठा, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा ये डिटेल देता हूँ। ये आपके सामने पेंशन को लेकर क्यों विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि फाइनेंस बिल 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCS पेंशन नियमों में कुछ बदलावों के चलते यह मुद्दा उठा है। और इस संबंध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार, जो कांग्रेस के सांसद हैं KC वेणुगोपाल, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर सकती है। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि कर दिया है या ऐसा पास हो गया, कर सकती है, ये कह के उन्होंने आरोप लगाया। और ये 2026 से पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके बारे में बात कही गई। अब इसी संबंध में देखिए, पेंशनर्स काफ़ी चिंतित हैं, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर पेंशन भोगियों को 8वें पे कमीशन के लाभों से वंचित करना क्रूरता एवं निंदनीय। सुभाष लामा जी, ये लिखा है, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी पेंशन भोगियों के 8वें पे कमीशन के लाभों से वंचित करना क्रूरता है, निंदनीय है, इस तरह से यहाँ पर लिखा। और ऐसे बहुत अनेकों जो संगठन हैं पेंशन भोगियों के, उन्होंने अपने अपने स्तर पर लेटर भी लिखे हैं। लेकिन इस सब को लेकर आपको याद होगा कि राज्यसभा में इसको लेकर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक अच्छा खासा स्पीच दिया और उन्होंने इसको क्लियर कहा कि ये बिल आखिर है तो है क्या, उसको डिटेल बताया। आप चाहिए वो सुन सकते हैं वो पूरी वीडियो। See, Venugopal ji asked about the pay commission. I take this opportunity to explain. Sir, our government has always been sympathetic towards the employees and pensioners' issues. For the first time, this government has implemented the full parity between pensioners of pre and post 7th CPC, Central Pay Commission. Thus, all pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired before 1/1/2016. That's the first one. Thus, the demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by our government under the leadership of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi also approved the establishment of 8th Central Pay Commission to revise the salaries and benefits for central government employees in January 2025. Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission
recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008 Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. अब ये वीडियो इंग्लिश में है, इसी को कन्वर्ट किया है हिंदी में, वो वीडियो भी आप सुन सकते हैं। वेणुगोपाल जी ने पूछा वेतन आयोग के बारे में, मैं इस अवसर का लाभ उठाता हूं। मान्यवर, हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रही है। पहली बार इस सरकार ने पूर्व और पश्चात के पेंशन भोगियों के बीच पूर्ण समानता को लागू करने का कार्य किया है। 7वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग। इस प्रकार सभी केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब वही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी प्राप्त कर रहे थे। यही पहला मुद्दा है। इस प्रकार पेंशन भोगियों की समानता की मांग को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसे प्रभावी रूप से लागू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और लाभों को संशोधित करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। अब संशोधन के संबंध में मैं संक्षेप में एक पृष्ठभूमि देना चाहता हूं, ताकि माननीय सदस्य वेणुगोपाल यह समझ सकें कि यह संशोधन क्यों किया जा रहा है। छठा केंद्रीय वेतन आयोग महोदय एक विशेषज्ञ निकाय था जिसने सभी मुद्दों की गहन जांच की थी। सभी मुद्दों, समस्याओं, असमानताएं और यहां तक कि वे अभ्यावेदन जो कर्मचारियों द्वारा सिफारिशें देने से पहले प्रस्तुत किए गए थे। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साल 2006 में, मार्च 2008 में, जिसके बाद उसके तुरंत बाद सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद इसे उस समय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मार्च 2008 पेंशन तय करने का तरीका जो छठे द्वारा सिफारिश की गई थी। केंद्रीय वेतन आयोग जो कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों के समान ही था, इसलिए इसे मार्च 2008 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इस संशोधन द्वारा जो हम ला रहे हैं, हमारी सरकार वास्तव में मार्च 2008 में स्वीकृत किए गए को पुनः बहाल कर रही है और छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, इसलिए सिफारिश का सम्मान किया जा रहा है और इसे विशेषज्ञ निकाय के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह संशोधन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो इस विधेयक के माध्यम से पेश किया जा रहा है, ताकि 2008 में माननीय सदस्य वेणुगोपाल जानते होंगे कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और आज हम इसे पुनः स्थापित कर रहे हैं 16 साल बाद। हाँ बिल्कुल, माननीय सदस्य चिंता मत करें, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। सदन को गुमराह कर रहे हैं, बैठे। माननीय सदस्य बैठिए, मैं बताता हूं। ऐसा क्यों था सर? 16 साल बाद क्यों? कई न्यायालय के मामले चल रहे थे, हमें फैसले का इंतजार करना पड़ा और फिर हमने कहा हाँ, अब सभी सुनवाई समाप्त हो गई है, फैसले प्राप्त हो गए हैं, हम 2008 के निर्णय का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बीच में मुकदमेबाजी थी, मैं इसे कैसे उल्लंघन कर सकता था? तो मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं और माननीय सदस्य वेणुगोपाल को कृपया यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि क्या यह आवश्यक संशोधन उनके सरकार के दौरान लिए गए निर्णय को ही प्रतिबिंबित करता है। तो आपने दोनों वीडियो सुनी, इंग्लिश की भी सुन लिया, हिंदी की भी सुन लिया। अब यहाँ पर सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, सरकार की तरफ से, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं। देखिए,
सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा है कि हालिया संशोधन केवल मौजूदा पेंशन नीतियों का सत्यापन है और इसका उद्देश्य नागरिक और रक्षा पेंशन भोगियों के लिए लाभों से बदलाव करना नहीं, यानी सिविल पेंशनर्स और डिफेंस पेंशनर्स उनके रूलों में कोई बदलाव करना नहीं। सिर्फ जो पहले वेतन आयोगों के जो फैसले थे, जो उनकी रिकमेंडेशन थी, जिनको सरकार ने स्वीकार कर लिया, सिर्फ उसी को वैलिडेट किया है, ये उन्होंने कहा। और ये चीज़ पेपरों में भी निकली, जैसा कि ये आप इस पेपर में देख रहे हैं, ये जनसत्ता में निकली, पेपरों में भी आई, उन्होंने राज्यसभा में भी कहा। और यही चीज़ आप देखिए इंग्लिश पेपर में भी है, जाके यहाँ पर क्लियर लिखा है, पेंशन रूल्स merely serve to validate current policies and do not change benefits for civil और डिफेंस पेंशनर। कोई चेंज नहीं, उन्होंने यहाँ भी कहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कहने के बावजूद भी ये लोगों के जहन से जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? वजह क्या है? लोगों के पास बहुत सारे इसके पक्ष में तर्क हैं। लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि रेवाड़ी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो ग्राउंड में नहीं है। उनका स्पीच यहाँ पर सुनिए। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में, सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है, शरीर की, देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको ओआरओपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये जो 8,000-10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। तो अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने क्लियर कहा था कि ओआरओपी का बेनिफिट नायक, हवलदार, सिपाही को मिलेगा जो प्रीमेचर रिटायर्ड चले गए, लेकिन आज उनको नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ लोगों का कहना है कि सरकार पर्दे के पीछे कुछ कर रही है, कह कुछ रही है, इसलिए वो भ्रम में हैं और वो काफ़ी चिंतित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके से 8वें वेतन आयोग इम्प्लीमेंट होने के बाद जो पेंशनर्स हैं उनको उनका बेनिफिट ना मिले। अदरवाइज इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्या थी? कहीं कुछ पर्दे के पीछे ऐसी दाल तो नहीं गल रही कि 8वां वेतन आयोग जब इम्प्लीमेंट हो तो जिस तरीके से ओआरओपी में इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रीमेचर रिटायर जाने वाले लोगों को उसका बेनिफिट से वंचित कर दिया, कहीं यहाँ पर 2026 1 जनवरी से पहले आने वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित न कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये चिंता का विषय है। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लियर कर चुकी है कि ये सिर्फ पुराने जो नियम हैं उनको वैलिडेट करने के लिए है, ना कि पेंशन के नियमों में कोई बदलाव है। स्पष्ट है कि अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। जो 8वें वेतन आयोग का परिणाम आएगा उससे सारे बेनिफिट पेंशन भोगियों को भी इसी तरीके से मिलेंगे जैसे पहले मिलते रहे। लेकिन पेंशनर्स और दूसरे लोग ये चाहते हैं कि इसके लिए कोई राइटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में।
फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।